नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेकी ट्यूजडेज हिंदी के एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट एस रवि कुमार। टेकी ट्यूजडेज हिंदी एक साप्ताहिक शो है जहां मैं आपके टेक और करियर से जुड़े हुए सवालों का जवाब देता हूं। तो यदि आपको मेरे ये जवाब पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल सुहेल का है। वो पूछते हैं, What are some good topics that a novice programmer could write about on his personal blog? I want to be a good .NET developer and write posts about it on my blog, but for now I am not good enough to write them. यानी कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनके बारे में एक नया प्रोग्रामर या नया .NET डेवलपर जो है वो ब्लॉग लिख सकता है। वो ब्लॉग लिखना चाहते हैं लेकिन उनको लगता है कि वो अभी इतने परिपक्व नहीं है या इतने अच्छे नहीं हैं, हालांकि ये एक अच्छे ब्लॉगर और एक अच्छे .NET डेवलपर बनना चाहते हैं। तो ये मेरे से पूछ रहे हैं कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर कि इनको ब्लॉग लिखना चाहिए। सुहेल .NET वर्ल्ड में एक बहुत ही जानी मानी हस्ती हैं जिनका नाम है स्कॉट हेंसेलमैन। उन्होंने कहा था कि हमेशा आपसे 2 कदम पीछे कोई ना कोई इस दुनिया में होगा और हमेशा आपसे 2 कदम आगे इस दुनिया में कोई ना कोई होगा। सो इस बात की चिंता मत करो कि आप किस लेवल पर हो, आप जहां पर भी हो अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करो। सो ये आपके इसके लिए है, इस स्टेटमेंट का जवाब है जो आप बोल रहे हो कि आई एम नॉट ए गुड एनफ डेवलपर टू राइट ए ब्लॉग। सो ऐसा नहीं है, आपको अभी भी जितना आता है एज ए न्यू डेवलपर या एज ए नोविस डेवलपर भी आपको जितना आता है आप उसके बारे में भी ब्लॉग लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि एकदम फैंसी टॉपिक्स के ऊपर ही ब्लॉग लिखना है, आप किसी भी ऐसी चीज के ऊपर ब्लॉग लिख सकते हो जो आप अपने डे टू डे एक्टिविटीज में कर रहे हो। तो चलिए इसी बात पे मैं आपको एक छोटा सा ब्लॉग राइटिंग गाइड बता देता हूं कि आपको कैसे शुरुआत करनी चाहिए। सो ब्लॉग लिखने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले आप शुरुआत हमेशा करो, जो कि मैं अभी भी शुरुआत के लेवल पर ही हूं, वो है हाउ टू ब्लॉग से। हाउ टू ब्लॉग्स वो ब्लॉग्स होते हैं कि ये काम कैसे करना है, जैसे डेटाबेस कनेक्शन बनाना है तो कैसे बनाना है, हाउ टू मेक डेटाबेस कनेक्शन विद ADO.NET, हाउ टू मेक डेटाबेस कनेक्शन विद एंटिटी फ्रेमवर्क, हाउ टू मेक डेटाबेस कनेक्शन विद SQLite, हाउ टू मेक डेटाबेस कनेक्शन यूजिंग समथिंग एल्स। सो इस तरह की चीजें हाउ टू ब्लॉग जिसे बोलते हैं। आप जो भी नई चीज सीख रहे हो उस चीज के ऊपर एक हाउ टू ब्लॉग लिख दो, उसी का कोई वेरिएशन। फॉर एग्जांपल आपने अगर एंटिटी फ्रेमवर्क के ऊपर कुछ नया सीखा, आप एंटिटी फ्रेमवर्क के आपने सीखा कि भैया एंटिटी फ्रेमवर्क को SQL सर्वर के साथ कैसे यूज करते हैं, आप ये लिख दो कि एंटिटी फ्रेमवर्क को MySQL के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे यूज करते हैं, क्योंकि दोनों जो हैं MySQL और SQL सर्वर दोनों के दोनों जो हैं वो SQL बेस्ड डेटाबेसेस हैं। सो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होगा, छोटे थोड़े मोड़े डिफरेंसेस होंगे और डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से पढ़ करके आप उस तरह का एग्जाम्पल और उस तरह का ब्लॉग लिखो। सो ब्लॉग लिखने की शुरुआत करो, ये मैटर नहीं करता कि आप किस लेवल पर हो। टॉपिक्स हमेशा जो बेस्ट टॉपिक्स हैं फॉर ए नोविस डेवलपर, ऑलवेज द बेस्ट टॉपिक विल बी हाउ टू ब्लॉग्स। इनफैक्ट नोविस का एक्सपर्ट डेवलपर्स के लिए भी हाउ टू ही है। मैंने अभी तक जितने भी ब्लॉग्स लिखे हैं ऑलमोस्ट 20-25 ब्लॉग्स लिखे हैं। अब उसके बाद से पिछले 1.5 साल से मैंने ब्लॉग लिखना छोड़ रखा है। अभी मुझे ब्लॉग लिखना था एक, लेकिन अभी मैंने लिखा नहीं है, प्रॉब्ली बहुत जल्द मैं लिखूंगा। बट एक जो ब्लॉग है मेरे मोस्ट ऑफ द ब्लॉग्स, मोस्ट क्या 90% ब्लॉग जो है, रादर 99% ब्लॉग जो है वो हाउ टू ब्लॉग्स हैं। मैंने ज़्यादातर Xamarin में लिखा है कि हाउ टू डू दिस इन Xamarin, हाउ टू डू दैट इन Xamarin। ब्लेजर के ऊपर भी जो मैंने ब्लॉग लिखा है उसमें भी यही लिखा है कि हाउ टू सेट अप फ्यूचरिस्टिक ब्लेजर आर्किटेक्चर, हाउ टू सेट अप ब्लेजर UI, हाउ टू मेक चेकबॉक्स लिस्ट इन ब्लेजर। सो मोस्ट ऑफ द जो ब्लॉग्स हैं मेरे वो सारे हाउ टू ब्लॉग हैं और हाउ टू ब्लॉग इज द ईजिएस्ट ब्लॉग टू राइट। सो मेरे ख्याल से यू शुड स्टार्ट विद राइटिंग हाउ टू ब्लॉग्स और उसके बाद आपको जैसे जैसे आप और कॉन्फिडेंस आएगा, आप जैसे जैसे और ब्लॉग्स लिखते रहोगे, वैसे वैसे आप फर्दर और डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर या डिफरेंट ओपिनियंस के ऊपर अपने ओपिनियंस भी ब्लॉग के तौर पर आप लिख सकते हो। बट द सेफेस्ट बेट आर ऑलवेज हाउ टू ब्लॉग्स। अगला सवाल करण का है। वो पूछते हैं, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ स्टडी अब्रॉड फिनोमिनन given the fact that many universities are offering MOOCs?
यानी कि अब्रॉड में स्टडी करने का चलन का फ्यूचर क्या है, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, जो अब्रॉड की भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो MOOCs के तौर पे कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जिन लोगों को नहीं पता कि MOOCs क्या होते हैं, MOOCs यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, शायद यही डेफिनेशन है। गूगल सर्च एक बार मैं दोबारा से करके आपको बताता हूं, बट जितना मुझे लगता है इसका यही डेफिनेशन है, या मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। सो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो होते हैं, ये ऐसे कोर्सेज होते हैं जो कि ऑनलाइन अवेलेबल हैं और आप फ्री में कोर्सेज कर सकते हैं यूनिवर्सिटी से। ये इस टर्म को पहली बार कॉइन किया था EDX ने, edx.org ने। सो edx.org पर जाकर के आप फॉरेन की यूनिवर्सिटी से फ्री में कोर्सेज कर सकते हैं। हार्वर्ड, MIT, इन सब के कोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन इनका अगर आपको सर्टिफिकेट लेना होगा तो सर्टिफिकेट के लिए आपको पे करना पड़ता है। आई थिंक $99 हैं या $128 हैं, कुछ एक के $5,000, $2,000, सो डॉलर्स में अमाउंट है, लेकिन वो डिपेंड करता है कौन से कोर्स का आप सर्टिफिकेशन ले रहे हैं। सो उस सर्टिफिकेशन के लिए आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन कोर्स आप फ्री में कर सकते हैं। सो कोर्स आप फ्री में कर सकते हैं, लेकिन सर्टिफिकेशन लेने के लिए आपको एग्जाम देने पड़ेंगे, या आपको असाइनमेंट्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, या आपको पैसे देने पड़ेंगे। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें होती हैं। और आज की डेट में MOOCs यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं, वो EDX के अलावा कोर्सेरा और भी बहुत सारे जो ऑनलाइन साइट्स हैं, वो सारे ये जो है MOOCs प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब आते हैं करण के क्वेश्चन पे कि इन MOOCs के आने से अब्रॉड जाके स्टडी करने का जो फ्यूचर है वो क्या है। तो करण, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज दोनों के टारगेट ऑडियंस जो है वो डिफरेंट है। मोस्ट ऑफ द केसेस में MOOCs जो हैं वो यूज़ करते हैं जो आपके प्रोफेशनल्स हैं, वो टू अपस्किल देमसेल्व्स। सो ज़्यादातर MOOCs करने वाले जो बंदे हैं वो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे होते हैं, जिनको कि एक्सपीरियंस होता है और उनके पास टाइम नहीं होता आउट ऑफ इंडिया जाने का, पढ़ने का, और ऑफ कोर्स वो कॉस्टली भी होता है आउट ऑफ इंडिया जाना, जबकि यहाँ पर वो इंडिया में रह कर के ही ये सारी पढ़ाई कर सकते हैं अपने हिसाब से टाइम निकाल करके। बिकॉज ये ज़्यादातर जो MOOCs कोर्सेज जो होते हैं वो सेल्फ गाइडेड होते हैं, या आपके जो ऑन डिमांड होते हैं, सॉरी नॉट सेल्फ गाइडेड, ऑन डिमांड होते हैं। सो आप अपने हिसाब से उसको पढ़ सकते हैं, अपने हिसाब से अपने टाइम पे उसको कंप्लीट कर सकते हैं। सो ये ज़्यादातर अपस्किलिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, जबकि जो आपके अब्रॉड में जो जाते हैं लोग, वो प्रॉपर डिग्री ले करके, वो ज़्यादातर यंगस्टर्स जाते हैं, फ्रेशर्स जाते हैं, या ऐसे लोग जाते हैं जिन्होंने अभी जस्ट करियर की शुरुआत की होती है। यानी कि ज़्यादातर जो अब्रॉड जाने वाले, जो ज़्यादा अब्रॉड जा करके जो स्टडी करते हैं, वो ज़्यादातर कॉलेज के बाद डायरेक्टली जाते हैं GMAT वगैरह दे करके, या 1-2 साल की जॉब करने के बाद GMAT वगैरह दे करके वो बाहर जाते हैं। सो मुझे नहीं लगता कि MOOCs के आने से अब्रॉड जाकर के पढ़ने के फिनोमिनन में कोई कमी आने वाली है। लोग अभी भी अब्रॉड जाएंगे, क्योंकि एक बात ध्यान रखना कि इंडिया में लोग 2 ही रीज़न से अब्रॉड जाते हैं। पहला रीज़न होता है शो ऑफ, कि उनको ये दिखाना होता है कि हाँ भाई हमने बाहर की यूनिवर्सिटी से फलाना डिग्री की है, जैसे कि हमारे राहुल गांधी हैं, उन्होंने हार्वर्ड से जो भी किया है, आई डोंट नो। सो इस तरह के जो मतलब बेसिकली शो ऑफ करने वाले जो अमीर लोग हैं, जिनको कि शो ऑफ करना है कि हमने भैया कोलंबिया से ये किया है, हमने हार्वर्ड से ये किया है, हमने यहाँ से वो किया है, उस तरह के लोग हैं वो फॉरेन जाते हैं। या वो लोग फॉरेन जाते हैं जिनको कि बाहर सेटल होना होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो मिडिल क्लास लोग जो होते हैं वो फॉरेन जाते हैं कि उनको बाहर फॉरेन जाकर के सेटल करना होता है। मेरे जितने भी दोस्त जिन्होंने मेरे कॉलेज टाइम में जिन्होंने GMAT वगैरह दे करके जो फॉरेन गए हैं, वो आज की डेट में फॉरेन में ही सेटल्ड हैं। नोबडी हैज़ केम बैक हियर इन इंडिया। और इंडिया सिर्फ वही लोग, आज की डेट में मैंने उन्हीं लोगों को वापस आते हुए इंडिया में देखा है जो लोग की शो ऑफ करना चाहते हैं, जिनको कि हाँ भाई हमने फॉरेन से डिग्री हासिल की है। सो इन दोनों तरह के लोगों की कमी नहीं होने वाली। और फिजिकल डिग्री जो आपकी, ये इन दोनों तरह के लोगों के लिए एक्चुअल फिजिकल डिग्री मैटर करती है, MOOCs मैटर नहीं करती। MOOCs जो हैं वो प्रोफेशनल्स यूज़ करेंगे अपने आप को अपस्किल करने के लिए। सो अगर कल को मेरे पास टाइम हुआ या मेरा मन हुआ, मेरे पास पैसे हुए कि हाँ भाई किसी चीज़ पे कोई डिग्री हासिल करनी है, कोई डॉक्टरेट वगैरह हासिल करना है, तो आई माइट गेट एनरोल्ड इन सम
पीएचडी प्रोग्राम, ऑनलाइन एमओओसी पीएचडी प्रोग्राम, उस तरह का मैं कुछ कर सकता हूँ। सो कई लोग और कर भी रहे हैं। मेरे एक दोस्त ने अभी एमओओसीज में आई थिंक एमएससी में ज्वाइन किया है। सो इस तरह के लोग करते हैं। सो ज़्यादातर जो एमओओसीज है वो स्किल प्रोफेशनल यूज़ करेंगे, और इस स्टडी अब्रॉड फिनोमिना का कुछ नहीं होने वाला। वो ऑफ कोर्स ग्रो करेगा, इट विल रिमेन एज इट इज़। अभी भी लोग जाएंगे, जिनको शो ऑफ करना है वो बाहर जाएंगे, जिनको बाहर सेटल होना है वो बाहर जाएंगे। अगला क्वेश्चन अया का है। आई डोंट नो ये कैसा नाम है। एनीवे, अगला क्वेश्चन अया का है। वो पूछते हैं, शुड आई क्विट माई जॉब एंड स्टार्ट लर्निंग टू कोड? I am afraid it's gonna take lot of time, but I want to learn and need to earn money later. So confused. यानी कि क्या इनको जॉब छोड़ के कोडिंग सीखनी चाहिए? ये कोडिंग सीखना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि कोडिंग सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और ये कंफ्यूज है इस बात को लेकर के। आया, मेरे ख्याल से तो आपको जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। आपने अपने क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप किस तरह की जॉब कर रहे हो, और कोडिंग किस लिए सीखना चाहते हो। सो मेरा सजेशन जेनरिक आपके लिए यही है कि आपको अपना जॉब नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से हो, चाहे नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो, चाहे आईटी बैकग्राउंड से हो। अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखने के लिए जॉब छोड़नी पड़े तो वो फ्रूटफुल नहीं है, बिकॉज वो आपके ऊपर अनड्यू प्रेशर डालेगा, और आप अगर कम टाइम की जगह आपको लगता है कि आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा टाइम लगेगा तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा टाइम लगे। डिपेंड्स अपॉन आपका इंटेलेक्ट कितना है, आपने पहले कितनी पढ़ाई की है, क्योंकि बिकॉज प्रोग्रामिंग आप सीधे सीधे प्रोग्रामिंग नहीं सीख सकते, उसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड होना ज़रूरी है, थोड़ा सा कंप्यूटर्स के बारे में पता होना ज़रूरी है। सो आपको आपका बैकग्राउंड क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, और इन सब सिचुएशंस के हिसाब से मेरा सजेशन तो ये रहेगा, अगर आप मेरे से पूछ रहे हो तो, कि आपको जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। आप अपने जॉब के साथ ही कोई कोर्स ज्वाइन करें, कोर्स ज्वाइन करके कोई पेड कोर्स ज्वाइन करें कंप्यूटर का, ताकि आपके ऊपर जो है डिसिप्लिन मेंटेन हो, उस कोर्स का प्रेशर हो, वो कोर्स का इंस्ट्रक्टर आपको फोर्स करे कि हाँ भाई इतना घंटा दो हमें, दिन के 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितने भी हैं इतने घंटे दो। आपके पास एक फिक्स ड्यूरेशन भी रहेगा कि हाँ भाई इतने दिन में आपने ये कोर्स कंप्लीट किया। साथ ही कोर्स करने के साथ साथ अगर आपको टाइम मिले तो वीकेंड्स पर या जब भी आपको टाइम मिले आप अपना कुछ साइड प्रोजेक्ट बिल्ड करो, ताकि आपके पास शोकेस करने के लिए हो कि आपने सीखने के साथ साथ ये चीज़ बिल्ड की है, और आप अपना ब्रांड बिल्ड करो। और इस तरीके से आप जो है प्रोग्रामिंग सीख करके प्रोग्रामिंग लाइन में आ सकते हो। बट जॉब मिलेगी कि नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज जॉब मिलना जो है वो इंडिया में तो डिग्री के हिसाब से होता है। तो आई डोंट नो, डिग्री में एनरोल करते हो तो शायद आप जॉब भी आपको मिल सकती है। सो सजेशन यही है कि डोंट लीव योर जॉब, डोंट क्विट योर जॉब, बी इन द जॉब, और पार्ट टाइम कोर्स ज्वाइन करके प्रोग्रामिंग सीखिए। अगला क्वेश्चन रोहन का है। वो पूछते हैं, डू कंपनीज केयर व्हाट आईडीई यू यूज? यानी कि आप डेवलपमेंट के लिए कौन सा आईडीई यूज करते हैं, क्या इस बात का कंपनीज केयर करती हैं या उनको फर्क पड़ता है इससे? रोहन, बिल्कुल फर्क पड़ता है। ज़्यादातर कंपनीज जो हैं उनको लाइसेंस सॉफ्टवेयर यूज़ करने पड़ते हैं, और जो लाइसेंसेस होते हैं सॉफ्टवेयर के वो कंपनी के साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। बिकॉज पायरेटेड प्रोडक्ट यूज़ करने पर उन कंपनी के अपने जो लाइसेंसेस हैं वो ख़त्म हो सकते हैं, या वो लीगल ट्रबल्स में फंस सकते हैं। जिस ओरिजिनल सॉफ्टवेयर का वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो उनके ऊपर केस भी कर सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे आईडीईज या इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स जो हैं उनके अलग अलग लाइसेंसेस होते हैं डिफरेंट कंपनीज के लिए। जैसे विजुअल स्टूडियो के लिए ही मैं एक वीडियो बना भी चुका हूं जिसमें मैंने बताया है कि विजुअल स्टूडियो के 3 लाइसेंसेस होते हैं, कम्युनिटी, प्रोफेशनल और एंटरप्राइज। कम्युनिटी जो होता है वो फ्रीलांसर्स के लिए होता है या ऐसी कंपनीज के लिए होता है जिनका की रेवेन्यू $1 मिलियन से कम हो, और प्रोफेशनल जो होता है वो ऐसी कंपनीज के लिए होता है जो कि $1 मिलियन से अबव जिनका रेवेन्यू हो, या कोई भी प्रोफेशनल जो पैसे खर्च कर सकता है प्रोफेशनल लाइसेंस के, उनके लिए प्रोफेशनल है। उसी तरह एंटरप्राइज भी जो है वो बड़े बड़े एंटरप्राइजेस के लिए होता है। और ये ज़्यादातर जो लाइसेंसेस है, स्पेशली विजुअल स्टूडियो का जो लाइसेंसेस है वो पर यूज़र लाइसेंस होता है। पर यूज़र यानी कि हर एक एम्प्लॉय के लिए आपको लाइसेंस पे करना पड़ता है। ईयरली होता है या मंथली होता है, आई एम नॉट वेरी मच श्योर, आई थिंक ईयरली होता है। सो आपको
हर यूजर के लिए लाइसेंस पे करना पड़ता है। इसी तरह अगर आप JetBrains का राइडर यूज करते हैं, JetBrains का राइडर भी जो है उसके लिए भी वो भी आपका पेड जो IDE है, और उसके लिए आपको $250 पर ईयर आई थिंक पर यूजर आपको पे करना पड़ता है, और एंटरप्राइजेस के लिए तो उसके कॉस्ट अलग ही है। सो IDE आप कौन सा यूज करते हैं ये ऑफ कोर्स कंपनी को फर्क पड़ता है, प्रोवाइडेड अगर वो IDE फ्री ना हो तो। अगर मान लो कि IDE फ्री हो, फ्री फॉर एवरीबडी, जैसे विजुअल स्टूडियो कोड जो है दैट इज ए फ्री IDE फॉर एवरीबडी, इट इज कंप्लीटली फ्री। जितना मुझे पता है कि विजुअल स्टूडियो कोड का कोई लाइसेंस फी नहीं है, इट्स कंप्लीटली फ्री IDE, आई थिंक फ्री एंड ओपन सोर्स। सो कंपनीज जो हैं, बहुत सारी कंपनीज जो है वो विजुअल स्टूडियो जो नॉर्मल विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो यूज़ करती हैं क्योंकि वो फ्री है। अदरवाइज विजुअल स्टूडियो यूज़ करने के लिए आपको लाइसेंस खरीदना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द कंपनी। सो यस, इस बात का कंपनी को फ़र्क पड़ता है कि आप कौन सा IDE यूज़ करते हैं, क्योंकि उस IDE का लाइसेंस फ़ी कंपनी को देना पड़ता है अगर वो IDE फ्री नहीं है तो। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये भी होती है कि आप जो IDE यूज़ करते हैं, कई बार IDE की जनरेटेड कुछ फाइल्स भी होती हैं, तो ये भी होता है कि नया डेवलपर आप कौन से IDE में सेट है, दूसरा कौन से IDE में सेट है, ये एक यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए भी कंपनीज क्या करती हैं कि वो सेट रखती हैं कि उनके सर्टेन सेट ऑफ जो डेवलपर्स हैं वो सर्टेन सेट ऑफ IDEs यूज़ करेंगे। जैसे .NET के डेवलपर्स के लिए हमेशा कंपनीज बोलती हैं कि या तो आप विजुअल स्टूडियो यूज़ करोगे या विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करोगे। दूसरे डेवलपर जावा वालों के लिए कंपनीज हर कंपनी अपने अपने लेवल पे सेट रखती है। ज़्यादातर कई कंपनीज बोलती हैं कि आप Eclipse यूज़ करोगे, कुछ कंपनीज किसी और IDE का यूज़ करते हैं, उसी तरह पाइथन के लिए भी होता है। सो यस, ये डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनीज हैं। कंपनीज ने अपने लिस्ट बना रखे होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टेक्नोलॉजीज कि इस टेक्नोलॉजी का बंदा ये वाला IDE यूज़ करेगा। सो दीज आर काइंड ऑफ लिस्ट, और इसका कंपनीज को फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। अगला सवाल शुभम का है। वो पूछते हैं, Why do most of the freshers who join service-based companies leave after the bond expires in the Indian IT industry? यानी कि इंडियन IT इंडस्ट्रीज में ज़्यादातर जो फ्रेशर्स सर्विस बेस्ड कंपनीज को ज्वाइन करते हैं वो अपना बॉन्ड खत्म होते ही कंपनीज को छोड़ क्यों देते हैं? शुभम, इसका एक ही रीज़न है और वो रीज़न है पैसा। ये पैसा, हाई पैसा, वो पैसा, सो मनी इज द ओनली रीजन। बेसिकली क्या होता है, देखो कि मोस्ट ऑफ द सर्विस बेस्ड कंपनीज जो कि आपके फ्रेशर्स हायर करती हैं वो थोक के भाव में हायर करती हैं। उनका एक स्टैंडर्ड रेट होता है और जो कि कॉलेज के हिसाब से होता है, कॉलेज की ग्रेडिंग के हिसाब से उन्होंने स्टैंडर्ड रेट सेट किया होता है कि हाँ भाई फ्रेशर को हम इतना ही पैकेज देंगे, वो फिक्स होता है। दे डोंट नेगोशिएट। ऐसा नहीं है कि आप अगर टॉपर हो तो आपको इतना पैकेज मिल जाएगा और अगर आप एवरेज हो तो आपको इतना पैकेज मिल जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। उनका एक स्टैंडर्ड रेट होता है कि फलाना लेवल के कॉलेज से B लेवल के कॉलेज या C लेवल के कॉलेज या A लेवल के कॉलेज, उनकी ग्रेडिंग होती है, उनकी लिस्टिंग होती है। तो फलाना लेवल के कॉलेज से इतना पैकेज हम देंगे, फलाना लेवल के कॉलेज वाले स्टूडेंट को हम इतना पैकेज देंगे, उनका फिक्स होता है। सो वो थोक के भाव में एवरेज जो इंजीनियर उठाते हैं उनको ट्रेन करते हैं और उसके बाद उनको प्रोजेक्ट्स में डिप्लॉय कर देते हैं। यूजुअली मैंने आपको एक फ्रेशर्स का जो रोड मैप वाला वीडियो पिछले टेकी ट्यूजडेज में एक आंसर भी किया हुआ है क्वेश्चन में कि फ्रेशर के लिए जो है कौन सी कंपनी में ज़्यादा सही रहेगा, स्टार्टअप, मिड लेवल या MNCs। सो उसमें मैंने डिटेल में बताया भी है कि फ्रेशर को क्या क्या प्रोसेस फॉलो होते हैं, शुरू के 2-3 साल कैसे होता है। सो जनरली होता क्या है कि इन 2-3 साल में जितना उनका बॉन्ड पीरियड होता है उस बॉन्ड पीरियड में वो जो कंपनीज हैं वो नॉर्मल उनसे काम करवाती हैं और हाइक्स वगैरह बहुत कम मिलता है, बिकॉज उनको पता है कि बॉन्ड पीरियड में जो बंदा है वो छोड़ के नहीं जाने वाला, अगर छोड़ के जाएगा तो उसको उस बॉन्ड के उतने पैसे जो हैं वो देने पड़ेंगे। सो इस वजह से कंपनीज जो है वो काइंड ऑफ एक्सप्लॉइट करती हैं और यही रीज़न है कि जैसे ही बॉन्ड ख़त्म होता है अगर फ्रेशर्स को प्रॉपर हाइक नहीं मिलती तो वो छोड़ के चले जाते हैं। सो मेन रीज़न इज़ मनी, सिंपल, प्लेन एंड सिंपल। सो अगर इनको हाइक, बिकॉज जो यूजुअली बॉन्ड का जो टाइम होता है वो 3 साल का होता है। सो 3 साल के एक्सपीरियंस में जब वो 3 साल कंप्लीट कर लेते हैं, बॉन्ड कंप्लीट कर लेते हैं, तो 3 साल में वो काफ़ी एक्सपीरियंस गेन कर चुके होते हैं। और अगर वो अच्छे MNCs में हो जैसे कि इन्फोसिस या आपका TCS वगैरह में हो तो उस केस में उनको एक्सपीरियंस भी काफ़ी वर्सेटाइल एक्सपीरियंस मिल चुका होता है। सो वो उस ब्रांड नेम को भी बड़े आराम से छोटी कंपनी में भुना सकते हैं कि हाँ भाई मैं इतने बड़ी कंपनी से आ रहा हूँ और
ईजिली आराम से 50 to 100% का हाइक ले सकते हैं। यही रीज़न है कि शुरू में 3-4 साल के एक्सपीरियंस वाले जो लोग हैं उनको कंपनी चेंज करने पर बहुत तगड़ी हाइक मिलती है और डबल सैलरी भी हो जाती है और बड़े खुश हो जाते हैं कि हाँ हमें इतना हाइक मिल गया है। लेकिन अभी भैया रिसेशन आने वाला है, थोड़ा बच के रहो। लेकिन कमिंग टू योर क्वेश्चन, द मेन रीज़न इज़ मनी, द मेन रीज़न इज़ सैलरी हाइक, जिसकी वजह से कि फ्रेशर्स जो है वो अपना बॉन्ड कंप्लीट करते ही वो कंपनी चेंज करने का प्लान बनाते हैं या बॉन्ड के एंडिंग के टाइम में ही वो कंपनी चेंज करने के लिए पूरी तैयारी कर रहे होते हैं एंड दे मूव टू अनदर कंपनी। तो ये थे आपके इस हफ्ते के टेक और करियर से जुड़े हुए सवालों के जवाब। यदि आप अपने किसी सवाल का जवाब अगले हफ्ते के टेकी ट्यूजडेज में देखना चाहते हैं तो आप अपने सवाल कमेंट सेक्शन में या किसी भी सोशल मीडिया चैनल पर मुझे टैग करके पोस्ट कर सकते हैं। मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल सेम है, टेकी राठौर। उम्मीद है आपको मेरे ये जवाब पसंद आए होंगे। यदि आपको मेरे ये जवाब पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। जल्द ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।